आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 13 का। उसका हेडिंग है क्षेत्रीयता की प्रकृति, नेचर ऑफ रीजनलिज्म। नेचर ऑफ रीजनलिज्म, क्षेत्रीयता की प्रकृति। नेचर, नेचर क्या होता है? प्रकृति होता है। क्षेत्रवाद एक क्षेत्र में पाए जाने वाली कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समानताओं पर आधारित होता है। क्या होता है? आधारित होता है। क्षेत्र पर ही क्षेत्र एक ही राष्ट्र या समाज का अंग हो सकता है। क्षेत्र क्या? एक ही राष्ट्र या समाज का अंग हो सकता है, एक इकाई हो सकता है, अथवा इनके अंतर्गत एकाधिक छोटे छोटे ऐसे राष्ट्रों का भी समावेश हो सकता है जो कि अपनी भौगोलिक स्थिति, आर्थिक साधन, भाषा, धर्म तथा अर्थ स्वार्थों के संबंध में समान हो, है ना, समान हो, परंतु क्षेत्रीयता का उग्र व संकुचित रूप कुछ दूसरा होता है। संकुचित रूप क्या होता है? दूसरा होता है, बोलता है ना, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय स्वार्थों को राष्ट्रीय स्वार्थ से भी अधिक महत्वपूर्ण मान लिया जाता है। समझ रहे बात को? कुछ भी हो, क्षेत्रीयता की वास्तविकता को समझने के लिए हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। निम्नलिखित बातों पर हमें ध्यान देनी चाहिए। पहला क्या है? क्षेत्रीयता स्थानीय देशभक्ति तथा क्षेत्रीय श्रेष्ठता की भावना को बल देती है। क्या देती है? बल देती है। किसको बल देती है? क्षेत्रीयता राष्ट्रीय स्थानीय देशभक्ति तथा क्षेत्रीय श्रेष्ठता को की भावना को बल देती है। क्या देती है? प्रोत्साहन देती है, बल देती है। पहला पॉइंट है, प्रोत्साहन देती है। क्या करती है? प्रोत्साहन देती है, बल देती है ना। दूसरा पॉइंट है, क्षेत्रीयता एक सीखा हुआ व्यवहार है। क्षेत्रीयता क्या है? एक सीखा हुआ व्यवहार है। रीजनलिज्म इज ए लर्नेड बिहेवियर। व्यवहार है। एक क्षेत्र समूह के सदस्यों में, मेंबर में अपने क्षेत्र के प्रति जो विशेष लगाव होता है और उसमें अपने क्षेत्र को की सांस्कृतिक कल्चरल विरासत को उस क्षेत्र की तुलना में शेष समझने की कोशिश करती है ना। प्रजातीय या शारीरिक विशेषताओं की भ्रांति क्षेत्रीयता की भावना प्रजनन या वंशानुक्रम की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती, अपितु वह भी तो भाषा व अन्य प्रतीकों के माध्यम से विचारों के आदान प्रदान के द्वारा तथा सामाजिक अंतक्रियाओं के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करती रहती है, होती रहती है। समझ रहे बात को आप? बढ़ती रहती है। तीसरा पॉइंट आइएगा, क्षेत्रीयता की मात्राएं अनेक हो सकती है। क्षेत्रीयता की मात्रा अनेक हो सकती है ना। क्षेत्रीयता की इस प्रकृति को दो पृथक दृष्टिकोण से समझाया जा सकता है। प्रथम तो यह क्षेत्रीयता की मात्रा उदार से उग्र रूप हो सकता है, अर्थात क्षेत्रीयता का स्वरूप इतना उदार हो सकता है कि कई समान राष्ट्रों को अपनी बाहों में समेट ले और सदा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए क्रियाशील हो। इसके विपरीत क्षेत्रीयता का रूप इतना उग्र हो सकता है कि वह अपने क्षेत्र को ही
सर्वोपरि मानकर अपने हितों की सम्मुख राष्ट्रीय हितों को बलि चढ़ाने में तनिक भी संकोच नहीं करता है। इन दोनों विपरीत छोरों के बीच क्षेत्रीयता का रूप या स्वरूप कम ज्यादा उदार या उग्र हो जाता है। उदार और उग्र हो जाता है। चौथा पॉइंट है नकारात्मक संकीर्ण क्षेत्रीयता के फलस्वरूप क्षेत्रीय स्वशासन यहाँ तक कि राजनीतिक पृथक्करण की मांग प्रस्तुत की जा सकती है। पृथक्करण की मांग प्रस्तुत की जा सकती है। बात समझ गए? पृथक्करण की मांग है ना, प्रस्तुत की जा सकती है। तो क्षेत्रीय विलक्षणता व श्रेष्ठता को बनाए रखने की धुन में वहाँ के लोग क्षेत्रीय स्वशासन की मांग कर सकते हैं। बोलिए, इसको डिमांड कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारों को हथियाने के लिए आपस में एक उग्र प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के बीच कटु भाव उत्तरोत्तर बढ़ता जाता रहता है। यह स्थिति न तो राष्ट्रीय एकता के लिए और न राष्ट्रीय प्रगति के लिए हितकर सिद्ध होती है। क्षेत्रीय तेलंगाना राज्य, विदर्भ राज्य, हरित प्रदेश, बोडोलैंड आदि की मांग इन्हीं प्रवृत्तियों की परिचायक है, इन्हीं की देन है ना। अब आइए पांचवा पॉइंट आइएगा, क्या बोलता है? क्षेत्रीयता से मनोभाव की संकीर्णता ही अभिव्यक्त होती है। ये लास्ट पॉइंट है, क्षेत्रीयता से मनोभाव की संकीर्णता ही अभिव्यक्त होती है। हम कोई चीज को अभिव्यक्त करते हैं, क्या बोलते हैं? तो क्या बोलती है? क्षेत्रीयता से मनोभाव की संकीर्णता ही अभिव्यक्त होती है, दर्शाती है। अपने उग्र रूप में क्षेत्रीयता कभी भी लोगों में विस्तृत मनोभाव को पनपने में सहायक सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि यह तो उस मनोभाव या प्रतिनिधित्व करती है जिसके अनुसार अपने ही क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं, धर्म, भाषा, आदर्श, सिद्धांत तथा आचारों को अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ माना जाता है और उसी रूप में उन्हें प्रस्थापित करने के लिए हर उचित अनुचित पग उठाया जाता है। इसीलिए अपने क्षेत्र में बसे अन्य क्षेत्रों के लोगों के साथ पक्षाघातपूर्ण व्यवहार किया जाता है और कभी कभी उन्हें सामाजिक आर्थिक अन्याय का शिकार तक बना दिया जाता है और साथ ही क्षेत्रीय प्रगति में बाधक बन जाती है। क्या बनती है? क्षेत्रीय प्रगति में बाधक बन जाती है तथा क्षेत्रीय वफादारी, है ना, रीजनल लॉयल्टी के नाम पर सब पक्षपातपूर्ण अन्यायों का कोई न कोई औचित्य भी ढूंढ लिया जाता है। पढ़ाई समझ रहे हैं? कोई न कोई रास्ता ढूंढ लिया जाता है। अब इसको लास्ट में लिखिएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्षेत्रता की प्रकृति, नेचर ही भारत देश के लिए अभिशाप हो सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीयता के नेचर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बस आज इतना ही।